नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी। उम्मीद करता हूं इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत के बहुत से क्रूशियल और ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को बहुत इलेबोरेट मैनर में डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, वो आपने ज़रूर देखे होंगे। खैर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी एजेंसी के बारे में जिसका नाम करप्शन आते ही सुनने को मिलता है। ऑफकोर्स आपका दिमाग चल रहा होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दोनों ही नाम करप्शन में सामने आते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, हाँ, ये भी चीज जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ लोकपाल और लोकायुक्त, अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा मूवमेंट चला के लोकपाल एक बॉडी, एक एजेंसी बनाने की बात कही और लोकायुक्त स्टेट्स में बनाने की बात कही, तो फिर वो भी तो करप्शन का काम करती हैं। तो फाइनली फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लोकपाल लोकायुक्त में क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, जहां पे मैंने आपको यह बताया था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है उसका जो मेन काम होता है वो टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में तो जानोगे ही, साथ आप इन सारे मुद्दों पे बहुत अच्छी क्लैरिटी लेके जाने वाले हो, डेट आई एम अश्योरिंग यू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना से, डेट इज एस्टेब्लिशमेंट, कैसे किया गया, कब किया गया, क्या जरूरत महसूस हुई और कौन सी बॉडी है, डेट मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या किसी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से निकली है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी प्लानिंग कमीशन, हमने पढ़ा है प्लानिंग कमीशन पढ़ते हुए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से निकली थी। क्या सीवीसी भी ऐसी बॉडी है? तो हमें पता चलेगा सबसे पहले तो कि इसको स्टैब्लिश किया गया था इन 1964 बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, बट लेटर इन 2003 दिस बॉडी वाज गिवन एन स्टैट्यूटरी स्टेटस, मतलब कि इसके लिए कोई एक्ट पास किया होगा। तो जी हाँ, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था। फिर आपसे अगली चीज पूछी जाती है कि ऑन हुज रिकमेंडेशन दिस बॉडी वाज स्टैब्लिश, तो जवाब देना है आपको संथानम कमिटी, संथानम कमिटी। और इसको बनाया क्यों गया था? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक एक्ट भी है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1988 में आया था। तो यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी कि एक तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से इसके पास सारा काम आएगा, और दूसरा आएगा एक विसल ब्लोअर एक्ट के थ्रू। हाँ, अब ये क्या है? इसे पढ़ा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर्स, जिसको आम भाषा में विसल ब्लोअर रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। तो यहां पे जैसा मैंने बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू या फिर किसी भी विसल ब्लोअर के थ्रू ये एलिगेशन या कंप्लेन आती है कि ये व्यक्ति करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उस विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना भी और उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी इसको एपेक्स एजेंसी का दर्जा मिला है। अब आपको लग रहा होगा कि जितने भी लोग कंप्लेन्स करते हैं उनको बचाने का काम ही सिर्फ सीवीसी करती होगी, राइट? कि मतलब अगर मैं कंप्लेनेंट हूं तो मुझे सिर्फ बचाने का ही काम सीवीसी करेगी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं, क्योंकि यहां पे मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जहां पे जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, मतलब कि अगर मैंने किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करी है तो मेरे खिलाफ ही एक्शन ले सकती है सीवीसी। मगर वो कब लेगी? इस बॉडी को एम्पावर किया गया है, और इनफैक्ट ये सिर्फ एक लौती एजेंसी है पूरे भारत में जो उन कंप्लेनेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है जो किसी गलत इरादों से किसी के खिलाफ एलिगेशंस लगाते हैं। मान लो मैंने किसी गलत नेता के खिलाफ एलिगेशंस लगाए और ये साबित हो गया कि मेरा जो मुद्दा था वो पॉलिटिकल था, तो मेरे अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। And so I have written here only designated agency to take action against complainants making motivated complaints. Also, this agency is believed to be free of control from any executive authority. मतलब ये इतनी एपेक्स इंस्टीट्यूशन हमने क्रिएट करने की कोशिश करी जिसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो पाए। साथ ही दोस्तों, इस संस्था को विजिलेंस का भी दायित्व दिया गया है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो दिस बॉडी एडवाइसेस वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके थ्रू ये हेल्प करती हैं इन प्लानिंग, इन एग्जीक्यूटिंग, इन रिव्यूइंग
एंड इन रिफॉर्मिंग द विजिलेंस वर्क। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कॉम्पोजिशन की। इसमें कौन से मेंबर होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि सीवीसी एक मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होंगे और 2 विजिलेंस कमिश्नर, एंड इनफैक्ट नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। और जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होंगे ये चेयरपर्सन होंगे, और इन दोनों को ही अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब। अब क्या प्रेसिडेंट साहब अपनी मनमर्जी चलाएंगे, मतलब कि ऑन द विम्स एंड फैंसीज ये अपॉइंट करेंगे? नहीं, बल्कि इनको भी रिकमेंड करेगी एक कमेटी, और वो कमेटी होगी 3 मेंबर की। इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? सबसे पहला व्यक्ति जो होगा, जो कि हेड है, वो होंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। दूसरे होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और तीसरे जो होंगे वो होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। और अब आप ये सोच के देखो कि अगर लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने, जो बनते हैं अगर 10% सीट आती है, तो क्या होगा? ये कमेटी में तीसरा व्यक्ति नहीं आ पाएगा, और एक कमेटी नहीं बन पाएगी, और एक कमेटी नहीं बन पाएगी तो प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन नहीं जा पाएगी, रिकमेंडेशन नहीं जा पाएगी तो सीवीसी अपॉइंट ही नहीं हो पाएंगे। और यही कारण होता है कि ये बॉडी नल एंड वॉइड हो जाती है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो हमारे देश में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई इतना बड़ा अपोजिशन ही नहीं जिसके पास 10% सीट हो। ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है जो आपने अभी समझा है। इसके बाद बात करते हैं कि ये ऑफिस को कब तक होल्ड करते हैं। तो दे होल्ड ऑफिस ईदर फॉर 4 ईयर और एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन, व्हाट आफ्टर देयर टेन्योर। आप खुद सोच के देखो कि आप चीफ विजिलेंस कमिश्नर बन गए और मैं सरकार हूं। अब अगर आपको मैं ये प्रलोभन दे दूं कि जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, दैट इज आफ्टर 4 ईयर और आफ्टर 65 ईयर, तो मैं आपको दूसरी पोस्ट पर बैठा दूंगा, तो आप मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन थोड़ी लोगे। आप तो सारे भ्रष्ट काम करोगे, क्योंकि आपको पता है पोस्ट छोड़ने के बाद में ये आदमी मेरे काम आएगा। इसी कारण से यहां पे इनके टेन्योर खत्म होने के बाद इनको किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है, न सेंट्रल गवर्नमेंट में और न ही स्टेट गवर्नमेंट में। एंड सो आफ्टर देयर टेन्योर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि अजय हो चुके हैं, ये कभी मर ही नहीं सकते, अमर हो गए? नहीं, इनको भी हटाया जा सकता है। हटाने वाली अथॉरिटी कौन है? ऑफ कोर्स सी बात है, प्रेसिडेंट साहब जो अपॉइंट कर रहे हैं, तो इनसे नीचे अथॉरिटी तो कोई हटा ही नहीं सकती। तो दे वर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। मगर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे ही इनको हटाया जाएगा। कैसी कंडीशंस? जैसे वो इंसॉल्वेंट हो जाए। देखो, इसीलिए इकोनॉमी जरूरी होती है। आपको पता होना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, और आपको पता होना चाहिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में फर्क क्या है। नहीं पता तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट जाके जरूर विजिट करना। आईबीसी कोड बुद्धि अकेडमी टाइप करोगे, आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। या फिर किसी भी तरीके के ऑफेंस में वो कन्विक्ट हो जाए, या फिर किसी भी तरीके की पेड जॉब में वो मर्ज हो जाए, इंक्लूड हो जाए, या फिर दिमागी हालत से अनफिट हो जाए, या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हालांकि इस वाले पर्टिकुलर मैटर में प्रेसिडेंट साहब को रेफर करना पड़ेगा केस टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे हमारे प्रेसिडेंट साहब एक्ट करेंगे। फिर थोड़ी सी इनकी बात करते हैं हम लोग सैलरी की। सैलरी रहती है यूपीएससी चेयरमैन जितनी, और ये किसकी रहेगी? चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। और बाकी के जो विजिलेंस कमिश्नर हैं उनके सैलरीज अलाउंसेस किसके बराबर रहेंगे? मेंबर ऑफ यूपीएससी जितने। अब बात करते हैं काम की। काम क्या करेंगे? काम करेंगे इंक्वायरी करने का और इन्वेस्टिगेट करने का। किसकी इंक्वायरी और किसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये उन पब्लिक सर्वेंट की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रेफर करेगी कि हमें लगता है कि इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कुछ गलत काम किया है। इसी के साथ में यहाँ पे रिलेशन आएगा सीवीसी का सीबीआई के साथ, क्योंकि जब भी सीबीआई फंक्शन करेगी अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ से सीबीआई अपनी पावर लेती है, और इसमें भी जब सीबीआई किसी केस की जांच कर रही होगी अंडर
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सिर्फ उसी केस में जो सुपरिंटेंडेंस किया जाएगा वो सीवीसी के द्वारा किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत काम कर रही होगी तो उस पर सुपरिंटेंडेंस किया जाएगा बाय द सीवीसी। सुपरिंटेंडेंस के साथ साथ में सीबीआई को डायरेक्शंस भी दे सकती है सीवीसी, अगर उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ में इट ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजिंग अथॉरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पर्टिकुलर टाइप का कोई केस इनिशिएट करना चाहिए नहीं, तो उस पर सलाह भी देती है। इसी के साथ जो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भी सीबीसी सुपरवाइज करता है। इसी के साथ में जो एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं उनको रिव्यू करने का भी काम सीबीसी के पास ही है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एप्लीकेशन जो भी पेंडिंग होंगी फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन विल बी रिव्यूड बाय सीबीसी, और ये भी किसके अंडर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये बोलने वाली बात ही नहीं है। इसी के साथ में अगर विसल ब्लोअर रिजोल्यूशन के थ्रू कोई कंप्लेन आती है तो उस पर एक्शन भी लेना किसका काम है, सीबीसी का। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब एडवाइस करती है ना सीबीसी, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं विजिलेंस के लिए अपने डिसिप्लिनरी मैटर्स में, उस चीज में भी सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए बनाए जा रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए या किसी भी दूसरी सेंट्रल सर्विसेज के लिए। और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा डिसिप्लिनरी मैटर्स भी आप लिख सकते हो, इसमें भी सीवीसी की कंसल्टेशन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के साथ मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपने एक वीडियो ज़रूर देखा होगा ऑन द ब्लैक मनी, जहाँ पे मैंने आपको इनिशिएटिव्स में बताया था कि हमने पास किया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यहाँ पे जो सीवीसी है वो एक अथॉराइज्ड स्पेसिफिक अथॉरिटी है जो सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सीवीसी का इस एक्ट के थ्रू भी बहुत अहम योगदान दिया जाता है। इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, डेट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि जो डायरेक्टर होता है इस एनफोर्समेंट का, उसको अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सीवीसी काम आती है। अब आप ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाता है जो नाम फॉर द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिकमेंड किया जाता है नाम जिसके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को, उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देती है एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, वो नाम दिया जाता है बाय अ कमिटी, जिस कमिटी में कुछ लोग होते हैं। अब हम वो लोग पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला व्यक्ति होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्लस 2 विजिलेंस कमिश्नर अलॉन्ग विथ सेक्रेटरीज जो कि बिलोंग करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारी चीफ विजिलेंस कमीशन के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीवीसी के जुरिसडिक्शन में किन किन लोगों पे प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सीवीसी को दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नाम लिखना होगा ऑल इंडिया सर्विसेज के उन मेंबर्स का जो इन कनेक्शन होते हैं विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। इसके बाद में वो ग्रुप है ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। स्केल 5 या उससे ऊपर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उस पर सीवीसी प्रोसिक्यूट करती है। इसके बाद नाबार्ड की बात करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साथ ही बात करते हैं सिडबी की, और साथ ही बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इन सभी में ग्रेड डी के ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं उस पर सीवीसी प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट करता है।
इसके बाद में बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, डेट इज़ PSUs। यहाँ पे भी जो जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव जो कि बोर्ड में बैठते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, इनके जो मैनेजर्स होते हैं। इसी के साथ साथ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके जो सीनियर डिविजनल मैनेजर्स होते हैं, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे लोग CVC की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग पैटर्न ऑफ द CVC। CVC अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है उसके हेडक्वार्टर से। इसको एम्पावर किया गया है कि वो अपनी प्रोसीजर्स को खुद रेगुलेट कर सकता है। प्रोसिक्यूशन करते टाइम इट हैज़ ऑल पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड ऑल्सो इट हैज़ अ पावर ऑफ जुडिशियल कैरेक्टर। इसी के साथ साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है। इसी के साथ एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ कि क्या CVC की रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होती है, क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट एज व्हाट रिकमेंडेड बाय द CVC। तो जवाब होगा नहीं। मगर हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट CVC की बात को नहीं मानती, उनकी रिकमेंडेशन को नहीं मानती, तो इन राइटिंग उनको बताना पड़ता है क्या कारण रहे खुद CVC को। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स अथॉरिटी डज नॉट एग्री विथ एडवाइस ऑफ CVC इट शैल कम्युनिकेट टू CVC इन राइटिंग। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम वो ये है कि इन्हें एनुअली अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना होता है। किसको? प्रेसिडेंट साहब को। और प्रेसिडेंट साहब इसको प्रेजेंट करते हैं इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, डेट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे थोड़ी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के बारे में। तो ये एक्ट क्या करता है? ये विसल ब्लोअर्स को विक्टिमाइजेशन से बचाता है। ये विक्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब पहले होता ये था कि किसी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेन करी और वो सही है, मगर उसी को विक्टिम बना देते थे जिसने कंप्लेन की है, उसको इतना परेशान कर देते थे। तो इस एक्ट में सारे प्रावधान दिए गए हैं, ऐसा मैकेनिज्म दिया गया है जिससे जो आइडेंटिटी होती है उसको सेव रखा जा सके, रिवील ना किया जाए। आइडेंटिटी वो इज़ नॉट रिवील्ड। इसी के साथ साथ यहाँ पे लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्पेल करें जहाँ पे उनको ये पता हो कि किस मिनिस्टर या किस पब्लिक सर्वेंट के पास कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी दूसरी अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश कर सकती है जिसके पास जनता जा सके करप्शन की कंप्लेंट्स लेके। हालांकि 30,000 रुपये का फाइन है और अप टू 2 ईयर्स की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आप गलत इरादों से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन रिवील करते हो और गुमराह करने की कोशिश करते हो संस्था को। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों इतनी बात करने के बाद में अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी एक मिनिस्ट्री या कोई भी एक डिपार्टमेंट है, तो ये तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि उस डिपार्टमेंट या उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है उस पर निगरानी रखना ज़रूरी है। और वो काम कौन करेगा? चीफ विजिलेंस कमीशन ही करेगा। मगर हर डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है। ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर विजिलेंस डिवीजन जो होता है उसको हेड करता है। और साथ ही साथ ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है ये एडवाइस करता है सेक्रेटरी को। और साथ ही साथ ये एज अ लिंक काम करता है ऑर्गेनाइजेशन और CVC के बीच में। मतलब कि CVC को जो भी जानकारी चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड करता है और इस तरीके से डिपार्टमेंट के पब्लिक सर्वेंट पे नज़र रखी जाती है। और साथ ही साथ ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर एक और संस्था के साथ भी कनेक्टेड रहता है एज अ लिंक, और उस संस्था का नाम है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और किस तरीके से CVC और CBI एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में CVC डायरेक्ट करता है CBI को, यह आप पहले ही देख चुके हो। तो आखिरी में दोस्तों हम थोड़ी सी बात करेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जब लाया गया था, ये कब लाया गया था? 2013 में। इस एक्ट ने कुछ चेंजेस किए थे। किसमें? CVC एक्ट में, और साथ ही साथ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वही है जहां से CBI अपनी पावर को डिराइव करता है। यहां पे सबसे पहला चेंज आएगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का।
जो कि अंडर में आता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सीबीआई में। इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई, इसको अपॉइंट करने वाली जो अथॉरिटी होगी वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी। तो इस तरीके से आपने एक बार फिर से देखा कि किस तरीके से सीवीसी और सीबीआई आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से सीवीसी सीबीआई के साथ में इंटरफेयर कर सकती है, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि सीबीआई में जो भी एसपी लेवल से ऊपर की पोस्ट होती है उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। अब ये कमिटी किन लोगों से मिलकर बनती है, यहां पे आता है सीवीसी, जिसमें होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्लस 2 विजिलेंस कमिश्नर अलॉन्ग विथ सेक्रेटरीज। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी यहां पे नहीं होगा, तो कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होंगे, साथ ही डीओपीटी के होंगे, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये सब मिलके सिलेक्ट कमेटी बनेगी। इस सिलेक्ट कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एसपी लेवल से ऊपर की पोस्ट होगी सीबीआई में उन लोगों को अपॉइंट कर देगी। साथ ही इस संस्था को पावर दी गई है टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जो भी रेफर की जाएगी लोकपाल के द्वारा। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस बहुत से छोटे और क्रिस्प वीडियो में डिलीवर कर दी है। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताना, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर लेक्चर्स फॉर यू। ऑल्सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।